वर्ष के लिए मैं आज इस वक्त आपके सामने एलएलपी की रिवीजन शुरू करने वाला हूँ। एलएलपी जैसे ही मुझे पता लगा, कुछ मैसेजेस में फ्लो होते हुए देख रहा था अपने टेलीग्राम चैनल पे, बच्चे कह रहे हैं एलएलपी छोड़ देते हैं। मैं वही इंडिविजुअल मैसेज करने के बजाय मैंने कहा एक वीडियो ही बना देते हैं कि एलएलपी की रिवीजन बहुत ही सिंपल है यार, इसको केवल रिवीजन वीडियो को भी सुन जाओगे तो भी काम हो जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से पहले आधे घंटे तक ये रिवीजन चलेगी, उसके बाद आराम से एक बार बुक गो थ्रू करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एलएलपी जैसा टॉपिक छोड़ के मत जाना क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, चले। तो सबसे पहले हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी है क्या? एक्चुअल में ये दो चीज़ों का मिश्रण है, पहला कंपनीज का और दूसरा पार्टनरशिप का, यानी कि पार्टनरशिप प्लस कंपनी। जैसे वो मैथ्स में होता था ना, x+y=z समथिंग, बस वैसे ही है। तो यानी कि पार्टनरशिप प्लस कंपनी दोनों के फीचर्स को मिला लिया जाए तो क्या बनता है? एलएलपी बनती है, जिसके फीचर्स मेन क्या क्या आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि विद द लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर होता है। फिर एक जैसे कंपनी में फीचर होता है कि कंपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी रख सकती है, तो ये भी अपनी एसेट्स रख सकती है। ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब बॉडी कॉर्पोरेट की तरह ही होता है। ये भी कंपनी की तरह औरों को स्यू कर सकती है अपने नाम पर और स्यू कर सकते हैं इसके नाम पर। ठीक है, तो बिल्कुल कंपनी प्लस पार्टनरशिप, इन दोनों का फीचर्स मिलाकर क्या बनता है? एलएलपी। तो अगर फीचर्स पूछे जाएं तो क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में होती है विद द लिमिटेड लायबिलिटी। इसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी अपनी हो सकती है, ठीक है ना, इसकी खुद की एसेट्स और लायबिलिटी हो सकती है, ये अपने नाम पे स्यू कर सकती है और इसके अपने नाम पे स्यू किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, जिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट की है। ये रिलेवेंट डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट की। अगर मैं बात करूं तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो कंपनी आती है। कंपनी कहाँ डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। तो कंपनीज के अलावा कौन कौन आता है? इसमें आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो इस एक्ट में एलएलपी होंगी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएंगी। फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडिया के बाहर हुई है इनकॉर्पोरेट, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएंगी। बट इसमें क्या क्या नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा क्या? कॉर्पोरेट सोल, वो जो 1% कंपनी होती है ना, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, सोल मतलब सिंगल पर्सन की, तो 1% कंपनी वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इसके अलावा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनी नहीं है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट के अंदर स्पेसिफाई करेगी। कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई करेगी, अभी तक कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूँ बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है। पहली बात कंपनी आती है, दूसरी बात एलएलपी अंडर दिस एक्ट, तीसरा कंपनी फॉरेन में जो इनकॉर्पोरेट होगी, फोर्थ एलएलपी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट होगी। बट क्या क्या नहीं आता? कॉर्पोरेट सोल, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, सोल मतलब सिंगल पर्सन की, तो 1% कंपनी। फिर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है जो कि रजिस्टर्ड की जाएंगी कहाँ पर? कहीं किसी भी एक्ट में भारत में इनकॉर्पोरेट की जाएंगी। फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेंगी। उसके बाद बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होगा एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन, हर तरीके का धंधा जो आप सोच सकते हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे प्रोफेशन, चाहे ऑक्यूपेशन हो, चाहे सर्विस हो, एक्सेप्ट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको इमीडिएटली कॉन्सेप्ट से मैच करना, किसका? स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट। सो स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? ये कैसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी? द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच, जैसे स्मॉल कंपनी में पेड अप कैपिटल होता है, यहाँ पर नाम होता है कंट्रीब्यूशन। द कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना होगा? 25 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस। जैसे वहाँ पे पढ़ते हो ना 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। द टर्नओवर ऑफ विच, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड द सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वहाँ होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिखा है सॉल्वेंसी ऑफ द अकाउंट्स, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कब? इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है जी। तो ये दोनों के बीच में एंड है, इस बात को गौर कर लेना, दोनों के बीच में एंड है। फिर कहता है और जो और अदर रिक्वायरमेंट को मीट करेगा जो कि प्रेस्क्राइब होंगी, अभी तक कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं है। बोलो हर हर गंगे। बढ़ सकते हैं आगे, चलिए जी।
फिर आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होगा जो कि सेक्शन 7 में जिसकी हम चर्चा करेंगे, तो सेक्शन 7 के अंदर ही चर्चा करते हैं। फिर हमारे पास अगली डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर की है। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी का मतलब क्या होगा, जो कि शुरुआत होगी जिसकी 1 अप्रैल से और एंड होगा जिसका 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर को। ठीक है जी। फिर कहता है अगर मान लीजिए एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कभी भी 30 सितंबर या उसके बाद हुआ है, 30 सितंबर के बाद हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन द 31st डे ऑफ द मार्च ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग डेट ईयर। तो मतलब क्या होगा, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर के बाद हुआ है तो आने वाली मार्च नहीं, उससे अगले आने वाली मार्च। इसका मतलब है अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 15 अक्टूबर 2017 को हुआ है तो आने वाली मार्च तो मार्च 2018 में है, मगर मार्च 2018 नहीं, अब मार्च 2019 तक फाइनेंशियल ईयर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या है, जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होगी। फिर पार्टनर का मतलब क्या है, पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन जो कि पार्टनर बनता है एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर पे 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है या सवाल बना सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन के लिए सेक्शन 7 रेलेवेंट है और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेलेवेंट थी। ठीक है जी। अब आगे आइएगा, हमारे पास सबसे पहले अब सेक्शन की सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हमारे पास सेक्शन 5 आता है। कहता है कौन कौन पार्टनर बनने की पोजीशन में नहीं है, पार्टनर कौन कौन नहीं बन सकता। तो कहता है लॉ कहता है इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी का अगर वो क्या है, पहली बात अनसाउंड माइंड है, पागल है। अच्छा, ये पागल उसे किसने कहा है, तुमने तुम्हारे दोस्त को कह दिया तो नहीं, इससे नहीं होगा। कोर्ट ने अगर उसे पागल कहा है और ये डिसीजन कोर्ट का आज भी एग्जिस्टेंस में है, स्टिल फाइंडिंग इज इन फोर्स। सेकंड, अगर आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंसॉल्वेंट हुए हैं और इंसॉल्वेंसी से बाहर नहीं निकले हैं। थर्ड, अगर आपने खुद के लिए इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है और आपकी एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है। सेकंड और थर्ड में फ़र्क क्या है, सेकंड में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, थर्ड में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, सेकंड में किसी और ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की है। जब कोई और एप्लीकेशन फाइल करेगा तो आप इंसॉल्वेंट जिस दिन डिक्लेयर होंगे उस दिन आप यहाँ पर इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए वर्ड है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है मगर इंसॉल्वेंसी से बाहर नहीं निकला। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी भी एलएलपी के अंदर कितने हो सकते हैं। तो हमने कहा जी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2 होने चाहिए। अगर किसी भी वक्त एलएलपी के मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 से नीचे चले जाते हैं तो क्या होगा, हम एलएलपी को 6 महीने का वक्त देते हैं कि 6 महीने के अंदर अपने पार्टनर्स वापस ले आइए, मिनिमम संख्या पे ले आइए। परंतु अगर आप ऐसा नहीं करते तो 6 महीने बाद अगर कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है, कोई भी लायबिलिटी इनकर होती है 6 महीने के बाद, और हर वो व्यक्ति जो कि अब पार्टनर है, मतलब सिंगल ही होगा वो, हर वो पर्सन जो कि पार्टनर है और जिसे पता है कि हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या 2 से नीचे चली गई है और फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा, उसे इस बात की नॉलेज है, तो आज के बाद जो भी लायबिलिटी इनकर होगी वो उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। कौन सी लायबिलिटी के लिए, जो 6 महीने बाद इनकर होगी। कौन लायबल हो जाएगा, वो व्यक्ति जो अब रह गया है और जिसको पता है, ऑब्वियसली उसे पता ही होगा, तो फिर वो पर्सनली लायबल हो जाएगा हर लायबिलिटी के लिए जो कि 6 महीने बाद इनकर होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है। देखो जी, हर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। मतलब जैसे पार्टनरशिप में हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं ना, वैसे कॉन्सेप्ट है। ये इंडिविजुअल होना जरूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल होना जरूरी है, और उनमें से एक जो ऐसा होना चाहिए वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अच्छा, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम है क्या जो कि आपने ओपीसी के अंदर जो पढ़ा था, जो कि हमारा जो सोल मेंबर है जो या फिर नॉमिनी है वो रेजिडेंट प्लस सिटीजन, वहाँ तो सिटीजन भी लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंट होना चाहिए, यहाँ सिटीजनशिप नहीं है, रेजिडेंशियलशिप है, ध्यान रखना। रेजिडेंट का मतलब क्या है, who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year। यहाँ पर क्या देखना है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखना है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए, ध्यान रखना, जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए, और उनमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कम से कम 120 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए एलएलपी ऐसी है
जिसके सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी वगैरह हैं, या फिर जिसके एक या एक से ज़्यादा पार्टनर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मिलाकर हैं। तो फिर भाई साहब आपको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो तब भी रखने हैं। तो उस केस में अगर मान लीजिए सारे सारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा, तो बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट करेंगे। तो फिर उस केस में एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी या फिर नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शेल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। मान लीजिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, मान लीजिए पार्टनरशिप में पार्टनर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट करेगा, पार्टनर कोई और है, नॉमिनेट किसी और को करेगा, और वो जैसे नॉमिनेट कर रहा है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। ठीक होगी इतनी बात। बट डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होना जरूरी है, पार्टनर अदर देन इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर केवल इंडिविजुअल होगा। तो यानी कि अगर कोई ऐसी एलएलपी है जिसमें सारे के सारे मान लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट करेंगे, और 2 कम से कम ऐसे होंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉमिनीज बनाए जाएंगे। वो नॉमिनीज पार्टनर नहीं है बट वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, और आगे बढ़े तो फिर यहां पर आता है फिर एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्या है। एलएलपी क्या है, मैंने कहा जी बिजनेस एंटिटी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में काम करती है, अपनी एसेट और लायबिलिटी के लिए ये खुद लायबल है, मतलब ये ओन करती है अपनी एसेट और लायबिलिटी को, एंड ये हाइब्रिड है, दोनों के बीच का मिश्रण है, किसके बीच में, कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। फिर इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, फिर इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान पड़ेगा, आई होप कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो फिर भी एक बार गो थ्रू करना चाहो तो मैं करा देता हूँ गो थ्रू, देखिएगा। देखो जी, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना, और जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बॉडी कॉर्पोरेट है प्लस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फिर दूसरी बात, इसमें एक परपेचुअल सक्सेशन का भी फीचर आता है, यानी कि एलएलपी कंटिन्यू करेगी अपना एग्जिस्टेंस, चाहे पार्टनर मरे जिए जो मर्जी करें, इसकी एग्जिस्टेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में काम करती है, इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स बट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। हाँ ध्यान रखना, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स जो होगी वो लिमिटेड रहेगी, कहां तक, जहां तक उनका शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, यहां तक ध्यान रखना, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी जहां तक उनका कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी कैपिटल है। फिर उसके बाद जो पार्टनर्स के बीच के आपस में राइट्स वगैरह होंगे वो कैसे गवर्न किए जाएंगे, उनके बीच में एक एलएलपी एग्रीमेंट होगा, उसके द्वारा गवर्न किए जाएंगे। फिर एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन तो नहीं है। ठीक है जी, एलएलपी की कॉमन सील हो सकती है, यस अगर वो चाहें तो कॉमन सील हो सकती है, इसलिए जैसे कंपनी में मैंडेटरी नहीं है तो एलएलपी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। फिर LLP shall have at least 2 partner and shall have at least 2 individual as a designated partner, जिसमें से एक ऐसा ना चाहिए होना चाहिए जो रेजिडेंट होना चाहिए, ये भी फीचर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट ऑन द पार्टनर्स और LLP नहीं है। फिर लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जिसके लिए LLP कॉन्स्टिट्यूट की गई है विद अ व्यू टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है जी, यानी कि LLP कभी भी चैरिटेबल या फिर नॉन प्रॉफिट नॉन इकोनॉमिक पर्पज से नहीं बनाई जा सकती। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नॉन इकोनॉमिक या चैरिटेबल पर्पज से नहीं बनाई जा सकती। ओके ओके ओके, हाँ जी, कोई भी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को छोड़ दो, बाकी प्राइवेट कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो तो वो कन्वर्ट करवा सकती है अपने आप को LLP में, यस करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये तो हुए सारे फीचर्स। फिर एडवांटेज क्या है भाई साहब, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट के अनुसार ही सब कुछ चलता है। दूसरा, बड़ा इजी टू फॉर्म होता है, आजकल 1 हफ्ते के अंदर LLP बन जाती है रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में। फिर हर पार्टनर की जॉइंट लायबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऐसे ऊट पटांग वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेंगे। फिर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, जो कि कंपनीज एक्ट में डिटेल लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, यहाँ पर ऐसी कोई भी डिटेल लीगल रिक्वायरमेंट लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए, मतलब बहुत डिटेल डेप्थ में होता है कंपनीज, तो वैसा यहाँ नहीं है। फिर आइएगा LLP के इनकॉर्पोरेशन का।
जिस वक्त आप एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन देख रहे हैं उस वक्त अपने दिमाग में रखिएगा किस बात को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त में एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर ऐसे ही एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। तो चलिएगा क्या लिखता है, कहता है सेक्शन 11 कहता है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के, जो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी है। वहां लिखा था मेमोरेंडम में कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ओके, क्या वहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर आते थे? यस। यहां पे भी कम से कम 2 सब्सक्राइबर जरूर रहेंगे, सब्सक्राइबर कम से कम 2 रहेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर उसके बाद ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसके पास फाइल किया जाएगा? आरओसी के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट के पास, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी सिचुएटेड होता है। वहां पर मेमोरेंडम फाइल किया जाता था उस आरओसी के पास जिसके पास रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी लोकेटेड होता है। फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट भी फाइल की जाएंगी। याद करो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ भी ये स्टेटमेंट फाइल की जाती हैं। तो जिन्होंने कंपनी एक्ट का मेमोरेंडम याद किया तो उनको तो वैसे ये याद होगा। हाँ जी, क्या क्या स्टेटमेंट फाइल की जाएंगी? अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको एक स्टेटमेंट, देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। स्टेटमेंट किसके द्वारा दी जानी चाहिए? स्टेटमेंट दी जानी चाहिए सीए, एडवोकेट, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, जो कि इन्वॉल्व थे किसमें? फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी में। एंड हर उस व्यक्ति एंड एनीवन हु हैज सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। किस बात की स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट वहां भी आती थी। किस बात की स्टेटमेंट? की हम मम्मी कसम खा के कह रही हैं कि हमने चेक कर लिया है पूरे एक्ट में जो जो रिक्वायरमेंट वगैरह लिखी हुई है उन सभी रिक्वायरमेंट को हमने पूरा कर दिया है। यानी कि सभी की सभी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल मेड देयर अंडर हैज बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। किससे रिलेटेड? इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, तो ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ फाइल होगा। फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर एलएलपी का नाम आएगा, फिर उसका बिजनेस क्या है वो आएगा, उसका प्रपोज एड्रेस क्या है वो आएगा, पार्टनर्स की डिटेल दी जाएगी, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल दी जाएगी। शैल बी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लो जी, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में है। अब अगर मान लीजिए आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर लिया, अच्छा ये देखना है ना, एक पेनल्टी यहाँ पर देख लेना हो सके तो। अगर मान लीजिए जैसे कंपनी के केस में अगर आपने फॉल्स या झूठी इन्फॉर्मेशन दी तो फिर वो है ना, आप 447 के दोषी होते हो। इसके अलावा कोर्ट आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकता है, वाइंडिंग अप रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट, समथिंग ऐसे ऑर्डर थे ना कंपनी में। वैसे यहाँ पर भी अगर किसी ने फॉल्स वगैरह स्टेटमेंट फाइल की, यहाँ पर कुछ भी झूठा फाइल किया तो फिर, और पता है आपको कि फॉल्स फाइल कर रहे हो, तो फिर अब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो 2 साल तक जा सकती है, प्लस फाइन मिनिमम 10,000, बट वो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख रुपए तक। ये पेनल्टी देख लेना एक बार। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलिए अब सेक्शन 12 आता है, कहता है जी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप फाइल करके आए हो किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। तो अब क्या होगा? अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को अपने पास रखने के बाद 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जैसे कंपनी के केस में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, वैसे ही सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि भैया यहां पर एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। ठीक है जी, चलिए ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है ना, ये एक सफिशिएंट एविडेंस रहेगा कि भैया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। ये इस बात का एक कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा। अच्छा, इस सर्टिफिकेट को, जो भी सर्टिफिकेट आपने इशू किया है, उसे प्रॉपर्ली साइंड किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा एंड ऑथेंटिकेट किया जाएगा बाय हिज ऑफिशियल सील। मतलब उसके ऊपर सील भी लगी होगी और रजिस्ट्रार के साइन भी होंगे। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 13 रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कंपनी के केस में भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एलएलपी के केस में भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस की अहमियत क्या है? देखो जी, कभी भी किसी भी व्यक्ति ने अगर कंपनी के ऊपर कोई भी नोटिस भेजना है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी केस करना है, तो केवल रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी मान लीजिए चेन्नई की है और मैं उसे दिल्ली में उसके ऊपर केस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी कहाँ की है? चेन्नई की है, तो फिर चेन्नई में ही केस होगा। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस की अहमियत है। वही एलएलपी पे लगता है, कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी एंड चेन देयर इन, सेक्शन 13 पहले
पहले इसकी बात करता है। रजिस्टर्ड ऑफिस की अहमियत क्या है? हर एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पर उसको सभी कुछ कम्युनिकेट किया जाएगा, सभी के सभी नोटिस जो है इसी एड्रेस पर भेजे जाएंगे। ठीक है जी। फिर कहता है डॉक्यूमेंट जो है इसी एड्रेस पे भेजे जाएंगे, मगर किसके नाम पे भेज सकते हो आप डॉक्यूमेंट सर्व कर सकते हो किसके नाम पर? एलएलपी के नाम पर कर सकते हो, किसी पार्टनर के नाम पे कर सकते हो, या डीपी के नाम पर कर सकते हो, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर के। आप डॉक्यूमेंट भेजने कैसे हैं? आप पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट कैसे करोगे? पोस्ट होती हैं दो तरीके की, बड़ी अप्रूव्ड पोस्ट होती है हर चीज के लिए। एक होती है रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। हालांकि लिखा है एनी अदर मैनर, जिसमें आजकल कोर्ट ईमेल भी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत? बस यहां तक ये ध्यान रख लेना है पॉइंट। नेक्स्ट, फिर क्या एलएलपी अपना जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या उसे ऑल्टर कर सकती है? यस। अगर आप ऑल्टर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करने के बाद इसका जो एक नोटिफिकेशन है कि हाँ जी हमने ऑल्टर कर दिया है, इसे आरओसी को प्रोवाइड कर देना। बस जी, अगर आप ऑल्टर करना चाहते हो तो आरओसी को प्रोवाइड कर देना, बस दैट्स इट। पेनल्टी याद मत करना। दैट्स इट। इतना सा था सेक्शन 13। सेक्शन 13 के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 14, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वहां पे आपने किया था कंपनी में इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि जिस दिन कंपनी का जन्म होता है उस दिन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, एक परपेचुअल सक्सेशन का जन्म लेता है, कंपनी अपने नाम पे स्यू कर सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, कंपनी बिजनेस भी शुरू कर सकती है। बस सब यही है। देखो जी, जैसे ही एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस दिन क्या होता है? एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होते ही एलएलपी अपने नाम पे स्यू कर सकती है और इसे स्यू किया जा सकता है। आज के बाद ये प्रॉपर्टी अपने नाम पर एक्वायर कर सकती है, इसकी कॉमन सील भी होती है, और कहता है वो बाकी सारी पावर्स वगैरह इसके पास आ सकती हैं जो कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह के पास आती है, और लायबिलिटीज भी वही हो जाएंगी जो कि बॉडी कॉर्पोरेट की होती हैं जिस दिन एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होगा। अब हम आते हैं नेम पर। नेम में ध्यान रखना, जब भी आप एलएलपी का नामकरण कर रहे होगे तो हर एलएलपी का नाम या तो पीछे उसके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी जिसे कहते हैं स्मॉल में, या फिर एक्रोनियम एलएलपी जरूर आना चाहिए एज अ लास्ट वर्ड। ठीक है जी। आगे, कोई भी एलएलपी आप ऐसी रजिस्टर्ड नहीं करेंगे जो कि अनडिजायरेबल होगी। अनडिजायरेबल मतलब किसी मिलती जुलती एलएलपी से आपने नाम रख दिया, किसी मिलती जुलती कंपनी से आपने नाम रख दिया, या फिर जो बिल्कुल सेम होगा, रिजेंबल टू डेट ऑफ अदर एलएलपी और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। अब अनडिजायरेबल के लिए ना बहुत सारी गाइडलाइंस बनी हुई हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट फिलहाल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपका नाम अनडिजायरेबल है, अगेन किसी और से मिलता जुलता है, किसी ब्रांड से मिलता जुलता है, या फिर आइडेंटिकल मतलब डिप्टो कॉपी है, या फिर बहुत ज्यादा मेल खा रहा है किसी और एलएलपी या कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो फिर आप वो नाम नहीं रख सकते हैं, आप वो नाम नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए फिर कहता है जी रिजर्वेशन ऑफ द नेम, सेक्शन 16। देखो जी, रिजर्वेशन ऑफ नेम क्या कहता है? कहता है जब आप एलएलपी के लिए इनकॉर्पोरेशन के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? कहता है पहले अ पर्सन में अप्लाई किस लिए? आरओसी को। किस लिए? फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द नेम। आप एलएलपी के रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे? दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, अगर आप नई एलएलपी बनाने जा रहे हैं, या फिर आप एग्जिस्टिंग एलएलपी है परंतु उसका नाम चेंज करने जा रहे हैं, तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अब होगा क्या? आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, किसको फाइल करेंगे? रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर अगर वो अप्रूव करता है तो फिर अप्रूव करने के बाद इसे रिजर्व कर सकता है 3 महीने के लिए। रिजर्व कर सकता है 3 महीने के लिए, या फिर रिजेक्ट कर सकता है। अब रिजेक्ट कब करेगा? क्योंकि वो जो रीजन सेक्शन 15 में दिए हुए हैं कि अनडिजायरेबल या आइडेंटिकल है, और अगर अप्रूव कर देता है तो रिजर्व करेगा 3 महीने के लिए, ताकि 3 महीने के लिए आप फर्दर डॉक्यूमेंट जो होंगे नेम के लिए, और नेम के अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट होंगे वो फाइल कर पाए उसे। ठीक है जी। तो अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, the registrar may, if is satisfied that subject to the rule prescribed by the central government, that name to be reserved is not one which may be rejected। अच्छा, किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है? सेक्शन 15 के ग्राउंड्स पर, तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा, एल्स वो उसे रिजर्व कर देगा 3 महीने के लिए। ठीक है जी। जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जो मैंने कॉपी में समरीज बनवाई थी, बस वही समरीज पर लिखनी है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना।
उसके बाद हम आते हैं, बस इससे ज़्यादा और नहीं करना कुछ इस पे, फिर आते हैं चेंज ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी पर। हाँ जी, क्या एलएलपी का नाम चेंज किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा जी, कैसे कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए अगर एलएलपी का नाम गलती से आपने कुछ गलत ऊट पटांग रख दिया और बाद में पंडित जी कहते हैं चेंज कर दो, या किसी भी रीज़न से आप चेंज कर रहे हैं, तो फिर एलएलपी का नाम कभी भी चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इज आइडेंटिकल। अगर आपको खुद को लगता है कि आपका जो एलएलपी का नाम है वो आइडेंटिकल हो चुका है या फिर किसी से मैच कर रहा है, किससे? किसी और एलएलपी के नाम से या कंपनी के नाम से मैच कर रहा है या किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से मैच कर रहा है, तो फिर आपको एप्लीकेशन किसको फाइल करनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे से गड़बड़ हो गई है और हम अपना नाम ये चेंज करना चाहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी उसके बाद? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मान लीजिए एलएलपी खुली है, अब वो अपना नाम चेंज करवाना चाह रही है, ये पॉसिबल है, बट मान लीजिए कोई नई एलएलपी है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग एलएलपी दे रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाटा साहब की एक एलएलपी थी, आज मैंने पोपली एलएलपी खोल ली और टाटा साहब के एलएलपी से मिलता जुलता नाम था, ताकि पब्लिक को मैं कंफ्यूज कर दूं, तो क्या टाटा साहब मेरा नाम चेंज करवा सकते हैं? बिल्कुल। तो टाटा साहब किसको अप्लाई करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि कभी भी अगर मान लीजिए एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन एक ऐसे नाम से हुआ है जो कि किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से या कंपनी से मिलता जुलता है या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो एप्लीकेशन दी जा सकती है। किसके द्वारा? कोई भी वो जो कि सफर कर रहा है इस नाम से, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी भी दे सकती है ये एप्लीकेशन, यस, या फिर कोई और प्रोपराइटर वगैरह, प्रोपराइटरशिप वगैरह, वो जिसका ये ट्रेडमार्क वगैरह है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है, यस। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जा सकती है। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू करेगी ये नई वाली एलएलपी को कि भैया तू अपना नाम चेंज कर। कितना टाइम दिया जाएगा नाम चेंज करने के लिए? 3 महीने। यानी कि यहां पर एप्लीकेशन कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है, कोई एग्जिस्टिंग और एलएलपी या फिर नई एलएलपी भी एप्लीकेशन फाइल करवा के अपना नाम इस तरीके से ऑल्टर कर सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, परंतु एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आप एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोपराइटर या फिर ओनर हैं, तो फिर किसी एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से आपको नुकसान हो रहा है, आप ये एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, तो आपके पास एप्लीकेशन ये वाली फाइल करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपके पास 3 साल का वक्त है, उसके बाद नहीं। अगर एलएलपी खुद अपना नाम चेंज करना चाहे कोई लिमिट नहीं है, बट अगर कोई उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहे तो 3 साल का वक्त है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर जब पिछली बार उसका नाम चेंज हुआ था वहां से 3 साल। ठीक हो गई थी बात? चलिए, अब क्या होगा? कहते हैं मान लीजिए एलएलपी ने अपना नाम वगैरह चेंज करवा दिया है। अब क्या होगा? 15 दिन के अंदर अंदर इसे आरओसी को बताना पड़ेगा कि जी सर जी हमारा नाम चेंज हो चुका है, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी देना पड़ेगा। जिसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? ये जितने भी अब नाम में चेंज हुए हैं तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेगा और फिर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। कितने दिन में? विदिन 30 डेज। जब तक ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तब तक नया नाम इफेक्टिव नहीं होगा। फिर ये डिफॉल्ट है, करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। ओहो नहीं, ये पेनल्टी वाला नहीं है, रुक जाओ, ये कर लेना, एक मिनट, ये कर लेना, सुनना जी, ये करना है। वो पेनल्टी मुझे ध्यान आ रही थी, नहीं ये वाला पॉइंट पढ़ना है। चलिए, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा आपको नई एलएलपी को कि भाई अपना नाम चेंज कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बावजूद भी एलएलपी अपना नाम चेंज नहीं कर पाती, उस केस में क्या होगा? उस केस में लॉ यह अधिकार देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो एक नया नाम अलॉट कर सकती है एलएलपी को। लो जी, रजिस्ट्रार इस नए नाम को अपने रजिस्टर में एंटर भी कर लेगा, ठीक है जी, और नया सर्टिफिकेट इशू भी कर देगा।
अब अगर एलएलपी तुम्हें तकलीफ है इस नए नाम से, तुम कह रहे हो ये तो क्या बेकार नाम रख दिया, मान लीजिए मेरा नाम रख दिया छेदीलाल, तो फिर अब अपना नाम आप सब्सिक्वेंटली चेंज कर सकते हो। अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी हो गई ना अब तो अब अपना नाम सेक्शन 16 के प्रोसीजर को फॉलो करके आप चेंज कर सकते हो। गॉट इट? ये अच्छा पॉइंट था, मुझे वो पेनल्टी ध्यान आ रहा था, इसको करना है, ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे अब कुछ डिफरेंस हैं, बड़े आसान से डिफरेंस हैं जिनमें कोई भी पाँच छः पॉइंट आप पढ़ के जा सकते हो। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के केस में, एलएलपी और कंपनी के केस में, इनको छोड़ना मत। तो आपने पूरा चैप्टर अपने देखा होगा, आधे घंटा ही लगा है लगभग, इससे ज़्यादा लगा नहीं। और मुझे एक बात बताओ कि आपको लगा किसी एंगल से कि मुश्किल चैप्टर छोड़ने वाला नहीं, तो इसे छोड़ना नहीं है। मैंने जो समरीज करवाई हुई है वो समरीज कर जाना, मगर करके जरूर जाना है, छोड़ना नहीं है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड विशेस टू यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पेपर दे के आना। मैं अभी कल एजेंसी की रिवीजन